हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्ज़ाम। आज हम कर रहे हैं अपनी पहली बार 3 बजे क्लास कर रहे हैं। 3 से 3 बजकर 30 मिनट तक आधे घंटे की क्लास ये रहेगी अपनी। अब डेली 3 से 3:30 तक 3:30 तक अपनी क्लास रहेगी। 3:30 तक क्लास रहेगी। ये वाली साइंस के क्वेश्चन चलेंगे इसमें। सेट नंबर 1 है ये। और एक क्लास अपनी होती है शाम को 8 से 8:40 के बीच में। 8 से 8:40 के बीच में होती है एक क्लास। उसमें हमारी ज्योग्राफी चली हुई है। उसमें भी हम बहुत कुछ कर चुके हैं। और अगर आपको देखनी है वो वीडियोस तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का भी मिल जाएगा। इससे पहले हमने आधुनिक भारत का इतिहास किया है, मध्यकालीन भारत का इतिहास किया है, अभी भारत का भूगोल हम कर रहे हैं। और इस वाली क्लास में हमारी साइंस चलेगी। सेट नंबर 1 रहेगा। और ये पेपर एसएससी सीजीएल और एचएसएल 2019 का सोल्व कर रहे हैं, पेपर साइंस का। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट हो गई है, 3 बज गए हैं। जल्दी से आ जाइए प्लीज़। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। सब्सक्राइबर्स का भी और नॉन सब्सक्राइबर्स का भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें प्लीज़ चैनल को। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का अच्छा चालक नहीं है। इनमें से कौन सा बिजली का अच्छा चालक नहीं है। ए ब्रोमीन, बी चांदी, सी ग्रेफाइट, डी तांबा। तो क्या रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर हमारा रहेगा जो है ब्रोमीन। जो है हमारा ब्रोमीन, यह एक अच्छा चालक नहीं है। बिजली का अच्छा चालक ब्रोमीन नहीं है इनमें से। और इनमें से जो हमारा अच्छा चालक है ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोल्ड होके भी आ सकता है कि अच्छा चालक कौन सा है। ठीक है, चांदी, ग्रेफाइट, तांबा। चांदी, ग्रेफाइट और तांबा तीनों चीज़ें बिजली के अच्छे चालक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन बिजली का जो है अच्छा चालक नहीं है। तो इनमें से कौन सा बिजली का अच्छा चालक नहीं है। ये रिपीट हो गया है, ब्रोमीन आंसर रहेगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और इसकी जगह तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसूत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है। तो 25 डिग्री सेल्सियस और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसूत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है। ध्वनि की अनुमानित गति 25 डिग्री सेल्सियस पर यह होती है 3980 मिनट प्रति सेकेंड, या फिर 1284 मिनट प्रति सेकेंड, या 1598 मिनट प्रति सेकेंड, या 1498 मिनट प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा हमारा डी, 1498 मिनट पर सेकेंड। ये होता है जो ये 25 डिग्री सेल्सियस और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसूत जल में ध्वनि की अनुमानित गति। आसूत जल के अंदर ध्वनि की अनुमानित गति। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 4, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। ये शायद आपको अच्छे से पता होगा, गुरुत्वाकर्षण, जिसे ग्रेविटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण को क्या कहते हैं। तो सुरक्षा उपकरण को क्या कहते हैं। विद्युतीय सुरक्षा उपकरण क्या होता है। संधारित्र, या फिर रक्षी रेले, या फिर फ्यूज, या फिर वृद्धि रक्षक। तो जो है विद्युतीय सुरक्षा उपकरण को क्या कहते हैं। फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं। फ्यूज कहते हैं। ये सारे CHSL 2019 का सोल्ड पेपर है ये हमारा। और इससे आगे चलते हैं। इसमें आगे क्वेश्चन चलेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे CGL 2019 के सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है। इनमें से किस माध्यम से सबसे तेज गति से ध्वनि गुजरती है। कौन से माध्यम से। तरल से, ठोस से, गैस से, या निर्वात से। तो क्या रहेगा इसका आंसर। सबसे तेज गति से जो ध्वनि है वो किस में से गुजरती है। ठोस में से गुजरती है। किस में गुजरती है। बी रहेगा इसका आंसर, ठोस से गुजरती है सबसे
से अधिक तीव्र गति से ध्वनि। ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? इनमें से एक अदिश राशि कौन सी नहीं है? तापमान, समय, आयतन, बला, गुण। तो क्या रहेगा आंसर इसका? अदिश राशि नहीं है। नहीं का पक्का ध्यान रखना है, नहीं वाला क्वेश्चन। ये क्या है? नहीं इनमें से कौन सा नहीं है? बला गुण। बला गुण इसमें नहीं आएगा। और अदिश राशि के जो है अदिश राशि है, इनमें से एक अदिश राशि कौन कौन सी हैं? तापमान, समय, आयतन। तापमान, समय, आयतन तीनों ही अदिश राशि हैं। इस क्वेश्चन को घुमा के भी दिया जा सकता है, तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अदिश राशि में तापमान, समय, आयतन तीनों आ जाते हैं। और ये हो गए अपने 7 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम है सभी का, सब्सक्राइबर्स का भी, नॉन सब्सक्राइबर्स का भी। पूजा डागर जी की क्लास में प्लीज़ ज्वाइन करें। जल्दी से हम 8 क्वेश्चन कर लेते हैं। किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं, वायु और जल का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है? उत्तरी में तो दाईं ओर, उत्तर में दाईं ओर, दक्षिण में बाईं ओर विक्षेपित होती है। तो किस बल के कारण, कौन सा ऐसा बल है जिसके कारण जो है गतिमान वस्तुएं, गतिमान मतलब जो पहले से ही गति में है, वायु और जल का प्रवाह में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं? तो ए अंतर्जनित बल, या बी कॉरियोलिस बल, या सी चुंबकीय बल, या डी प्रयुक्त बल। तो क्या इसका आंसर रहने वाला है? इसका आंसर रहेगा हमारा कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल जो है, इसकी वजह से जो है वस्तुएं, बल के कारण गतिमान वस्तुएं, वायु और जल का प्रवाह जो है, गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। कॉरियोलिस बल आएगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग या सूर्य की दिशा में विचलन। सूर्य की दिशा में विचलन, ये दोनों एक ही चीज़ है। सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग या सूर्य की दिशा में विचलन को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है देख लेते हैं। ए स्पर्शानुवर्तन, या फिर बी सूर्यानुवर्तन, या फिर सी जलानुवर्तन, या फिर डी प्रकाशानुवर्तन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा 9th का सूर्यानुवर्ती। क्या रहेगा? सूर्यानुवर्ती आंसर रहेगा इसका। हीलियोट्रॉपिज्म इसका आंसर रहेगा। सूर्यमुखी की सौर ट्रैकिंग या सूर्य की दिशा में विचलन को खालिस्तान कहते हैं, सूर्यानुवर्तन कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से जी का मान क्या है? इनमें से जी का मान क्या है? जी का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, ग्रेविटी के कारण उत्पन्न होता है। तो जी का मान कितना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आया हुआ है CGL 2019 में। सारा ही पेपर है, पेपर के ही क्वेश्चन हैं ये। CGL CHSL के ही क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, CGL के हैं। और SSC में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, SSC के भी क्वेश्चन इसमें ऐड करे गए हैं। और SSC, CGL और CHSL 2019 का पेपर सोल्ड है ये। इसमें ये आया हुआ है ग्रेविटी का मान क्या है, जी का मान क्या है? 7.8 मिनट पर सेकंड स्क्वायर, या 5.2 मिनट पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 9.8, या फिर 6.7। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 10th का आंसर रहेगा हमारा 9.8 मिनट पर सेकंड स्क्वायर रहेगा ग्रेविटी। जी का मान रहेगा हमारा 9.8 m पर सेकंड स्क्वायर, मिनट पर सेकंड स्क्वायर। ये 9.8 रहेगा इसका आंसर। ये अपने 10 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। सुबह हमारी करंट अफेयर भी रहती है, शॉर्ट्स में रहती है। शॉर्ट्स की करंट अफेयर रहती है हमारी कितने बजे? 7 बजे, ठीक है,
7 से 7:30 के बीच में हमारी शॉर्ट्स रहती है, वो भी आप देख लीजिए करें। उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जीके करंट के क्वेश्चन मैं रखती हूँ ताकि एग्जाम में इजीली वो भी सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिनको संवैधानिक सैद्धांतिक सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए, सैद्धांतिक भौतिकी में, ये हमारी सारी भौतिक साइंस चली हुई है, भौतिकी में सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए विशेष कौन सा पुरस्कार मिला है? निम्न में से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन सी खोज के लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया, कौन सी खोज के लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन से को? ये रहेगा हमारा निकोला टेस्ला, या फिर बी एल्बर्ट आइंस्टाइन, या फिर सी थॉमस एडिसन, या फिर डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 11 का हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने स्पीड थोड़ी डाउन रखी है क्योंकि थोड़ा सा टफ है भौतिक साइंस करना, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में साइंस से रिलेटेड, तो इसीलिए मैं थोड़ा स्लो करवा रही हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन रहेगा इसका आंसर। और निम्नलिखित में से, ये अभी देख लो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के लिए मिला अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में, कौन से में? सैद्धांतिक भौतिकी में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी तापमान की जो है एसआई इकाई क्या है? इनमें से ऊष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई क्या है? क्या है इनमें से? ए फ़ारेनहाइट सेल्सियस, या सी रेडियन, या फिर डी केल्विन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से ऊष्मागतिक तापमान की जो है एसआई इकाई क्या है? ऊष्मागतिक तापमान की एसआई इकाई क्या है? ये रहेगा इसका आंसर 12th का हमारा केल्विन। क्या रहेगा? केल्विन आएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी तापमान की जो है इकाई, एसआई इकाई है केल्विन। क्या है? केल्विन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ठीक है, तो किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रतिपादित किया है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, वॉटसन और क्रिक, या फिर चार्ल्स डार्विन, या फिर जॉन डाल्टन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 13 का हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत दिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मागतिक तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है? तो केल्विन है, हमने अभी किया है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? तो हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को, ध्वनि की प्रबलता को, ध्वनि की आवृत्ति को, या ध्वनि की तरंग दैर्घ्यता को? तो क्या रहेगा इसका आंसर? हर्ट्ज में ध्वनि को जो है किस विशेषता के रूप में मापा जाता है? तो 15th का क्या आंसर रहेगा हमारा? आवृत्ति के रूप में। किसके रूप में? ध्वनि की आवृत्ति के रूप में। ध्वनि की आवृत्ति आएगा इसका आंसर। ध्वनि की आवृत्ति के रूप में हर्ट्ज में ध्वनि की जो है आवृत्ति की विशेषता को मापा जाता है। ध्वनि की आवृत्ति रहेगी हर्ट्ज के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 16, वैज्ञानिकों के योगदान के संदर्भ में जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो नोबेल पुरस्कार इनमें से किसको नहीं मिला था, और इनमें से एक जोड़ा गलत है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है किसको नहीं मिला था। ए क्वांटम यांत्रिकी
गैलीली के को, या फिर बी जेमान प्रभाव हेनरिक लॉरेंज, या फिर एक्सरे, या फिर इसका ये सही रहेगा एक्सरे विवर्तन मार्क्स वन लो, या प्रकाश प्रकीर्णन सीवी रमन। तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत है, तो यहाँ से ही हमें पता लग जाता है कि गैलीलियो जो थे उन्होंने किस चीज की दूरबीन की खोज की थी, लेकिन इनको कोई भी पुरस्कार नहीं मिला था, तो इसका गलत आंसर रहेगा ये। और जिनको नोबेल पुरस्कार मिले थे उनको भी आपको याद रखना है, क्या जेमन प्रभाव को मिला था, क्या मिला था? जेमन प्रभाव के लिए मिला था। किसको? हेनरिक लॉरेंज को मिला था जेमान प्रभाव के लिए, और एक्सरे विवर्तन के लिए मार्क्स वैन लो को मिला था, और प्रकाश प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को मिला था। ये प्रकाश प्रकीर्णन का काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कि इनको नोबेल पुरस्कार जो प्रकाश प्रकीर्णन के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला? सीवी रमन को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, 1918 में इनमें से किस वैज्ञानिक को जो है एनर्जी क्वांट की खोज करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो किसके लिए 1918 में एनर्जी क्वांट की खोज के लिए किसको इनमें से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया 1918 में? ये क्या रहेगा? ए मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुडविन प्लांक, या फिर बी जेम्स चैडविक, या फिर सी वर्नर हाइजेनबर्ग, या फिर डी लुई द ब्राई। क्या रहेगा इसका आंसर? किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? 17 का आंसर रहेगा हमारा ए। क्या रहेगा? ए मैक्स कार्ल अर्नस्ट लुडविन प्लांक को मिला था। मैक्स कार्ल अर्नस्ट लुडविन प्लांक को मिला था एनर्जी क्वांट के लिए 1918 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए 17 क्वेश्चन। 2 से 3 बार आप वीडियो को देख लोगे, क्वेश्चंस को सुन लोगे, आंसर्स को सुन लोगे, तो आपको सारे लर्न हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन CGL-SSC में आए हुए हैं। भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्वानुमान से 1/4 तक कम हो जाता है? तो क्या रहेगा इसका आंसर? भौतिकी का कौन सा ऐसा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगनी हो जाती, दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, तो उनके बीच बल उनके पूर्वानुमान से 1/4 तक कम हो जाता है। बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है दूरी होने पर। तो ए स्टीफन का नियम, या बी हुक का नियम, या सी क्या रहेगा कूलाम का नियम, या डी पास्कल का नियम? तो क्या इसका आंसर रहने वाला है हमारा 18th का आंसर रहेगा कूलाम का नियम। क्या रहेगा? कूलाम का नियम रहेगा। ये इसका आंसर है कूलाम का नियम में ऐसा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसको मिला है? और यह 1932 की इस खोज के कारण नोबेल पुरस्कार भी मिला है। 1932 में यह न्यूट्रॉन की खोज की 1932 में, और इसके लिए इनको मिला नोबेल पुरस्कार। ऐसे कौन हैं जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की? ये रहेगा, और नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1932 में ये खोज हुई थी। क्या रहेगा? मैक्स प्लैंक, या फिर बी जेम्स चाडविक, या फिर सी J.S. फ्लेमिंग, या फिर डी एनरिको फर्मी? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 19 का जेम्स चाडविक आंसर रहेगा। क्या? जेम्स चाडविक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई, नोबेल पुरस्कार मिला जेम्स चाडविक को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर चलने से पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20,
वन अश्व शक्ति बराबर है लगभग खालिस्तान वोट्स कितने वोट्स के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति है किसके लगभग कितने वोट के बराबर होती है? 746, 764, 647, 674। तो क्या रहेगा इसका आंसर हमारा? इसका आंसर रहेगा 746। 746 रहेगा इसका आंसर। एक अश्व शक्ति लगभग 746, याद रखना है इसको, 746, 746। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चलता है 21 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, खालिस्तान विस्तार गर्मियों के दौरान आईफेल टावर है उसको लंबा कर देता है, तो गुरुत्वीय या फिर बी प्रवणता चढ़ाव या उतार, या फिर सी रासायनिक, या फिर डी तापीय। तो क्या रहेगा इसका आंसर? किसकी वजह से ऐसा होता है? तो इसका आंसर रहेगा तापीय। तापीय की वजह से ऐसा होता है कि गर्मियों के दौरान आईफिल टावर को और भी लंबा कर देता है तापीय विस्तार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। केवल हमारी आधे घंटे की क्लास है ये, इसमें हमने 30 क्वेश्चन रखे हैं, तो जल्दी से कवर अप करते हैं। हमारा 22 क्वेश्चन क्या है? जॉर्ज साइम ओम, जिसके सम्मान में हमारे जो है पास प्रसिद्ध ओम नियम है, किस देश से है? तो ये जो थे किस देश से थे? स्पेन से, जर्मनी से, पोलैंड से, रूस से। तो जॉर्ज साइम अहोम किस देश से थे जिन्होंने अहोम नियम दिया था? ये कहाँ से थे? जर्मनी से थे। तो इसका आंसर रहेगा हमारा जर्मनी, बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, उस परिघटना या प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रेरित का नाम जो है क्या है, जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग पर सूर्योदय और सूर्य अस्त के आसपास जो है एक गुलाबी और नारंगी वर्ण प्राप्त होता है। जब सूर्य अस्त होता है और सूर्योदय होता है तो गुलाबी रंग की किरणें नजर आती हैं, गुलाबी और नारंगी जो है वर्ण प्राप्त होता है। तो यह किस उस परिघटना का नाम क्या है उस परिघटना का नाम? हिमविभा, या फिर ब्रिलोइन प्रकीर्ण, या फिर सी धुंधलेपन की स्थिति, या फिर डी डोलीय विरूपण। तो क्या रहेगा इसका आंसर? हिमय विभा रहेगा। हिम बर्फ के ऊपर पड़ने की वजह से ऐसा होता है, तो हिम विभा के कारण। क्वेश्चन नंबर 24, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके हुए दो दर्पण 120 डिग्री पर झुके हुए द्वारा जो है कुल कितनी छवियां बनती हैं? तो इसके द्वारा कुल कितनी छवियां बनती हैं? 3, 4, 2, 1। तो ये बनती हैं 3 छवियां बनती हैं। तो 24 का जो है आंसर रहेगा हमारा 3 छवियां बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा? भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो कि यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो सभी गैसों के समान जो है आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कौन सा नियम कहता है? ठीक है, समान ताप और दाब की स्थिति में समान ताप होगा और समान दाब होगा, तो उस स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन और अणुओं की संख्या समान होती है। तो यह किस में होती है? देख लेते हैं कौन सा नियम है। आवेगाद्रो का नियम, या फिर बायल का नियम, या फिर सी अहोम का नियम, या फिर डी चार्ल्स का नियम। तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा आवेगाद्रो का नियम। ठीक है, इसका आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, तापमापी थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो थर्मामीटर में जो पारा के विकल्प के रूप में प्रयोग होते हैं तो वो क्या है? थर्मामीटर में जो पारा होता है वो क्या है? ब्रोमीन है, या फिर बी गैलिस्टन है, या फिर सी ऑर्सेनिक है, या फिर डी सेलेनियम है। तो क्या है इनमें से जो थर्मामीटर में पारा होता है वो क्या है?
26 का हमारा आंसर रहेगा गैलिस्टन। क्या रहेगा? गैलिस्टन है वो। क्या है? गैलिस्टन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा थर्मामीटर में पारा होता है उसको बोलते हैं गैलिस्टन। आगे चलते हैं 27 क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका गलनांक अल्पतम होता है? किसका गलनांक अल्पतम होता है? टीन का, जिंक का, सीसा का, चांदी का। तो क्या रहेगा इसका आंसर? गलनांक अल्पतम होता है टीन, जिंक, सीसा, चांदी। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 27 का टीन रहेगा आंसर। जो है टीन का गलनांक अल्पतम होता है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। उस पर चलने से पहले मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अपनी क्लास होती है 3 बजे से। 3 बजे से हमारी क्लास होती है, 3 से 3:30 पर होती है ये क्लास अपनी साइंस की। सेट फर्स्ट हमने आज स्टार्ट किया है और ये साइंस की क्लास रहती है। और हमारी 8 से 8:40 पर, कब? 8 से 8:40 पर जो शाम को PM ये होती है हमारी ज्योग्राफी की क्लास होती है। जीके के क्वेश्चंस करते हैं हम दोनों क्लास में। यहाँ पर हम साइंस से रिलेटेड, वहाँ पर हम ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी टाइमिंग है क्लास की। तो प्लीज़ आप सभी ज्वाइन करें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। उस लेंस की प्रकाशीय शक्ति या पावर 2.D है। यहाँ D का क्या अर्थ है? जो है किस प्रकाशीय शक्ति पावर जो है 2.D है। और यहाँ पर D का क्या अर्थ है? श्रेणी, डिग्री या फिर डायोप्टर, या इसको डायोप्टर और ये ऑब्लिक में दिया हुआ है, इसको ये भी बोल सकते हैं प्रकाशीय शक्ति का मात्रक या फिर दूरी या फिर फैलाव। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 28 का हमारा आंसर रहेगा B। जो यहाँ पर है D जो है लेंस की प्रकाशीय शक्ति पावर 2.D ये है। D का अर्थ है यहाँ पर डायोप्टर, प्रकाशीय शक्ति का मात्रक डायोप्टर है इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम 29 क्वेश्चन पर। 29 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम है? तो इनमें से किसका अपवर्तक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम है? क्राउन ग्लास के निकटतम है कनाडा बालसम या फिर B नीलम या फिर C हीरा या फिर माणिक। तो क्या रहेगा इसका आंसर? किसका अपवर्तक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा कनाडा। क्या रहेगा? कनाडा बालसम आंसर रहेगा इसका। ये रहेगा आंसर। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या रोधक नहीं है? इनमें से क्या रोधक नहीं है? सूखा का राज या फिर B पारा या फिर C कांच या फिर D अबोनाइट। तो इनमें से रोधक नहीं है, रोधक नहीं है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा रोधक क्या नहीं है? पारा एक रोधक नहीं है, बाकी सारे रोधक हैं, ये हमारा रोधक नहीं है। तो ये हो गए अपने 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। तो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 8 बजे। 8 बजे से 8:30 बजे यानी 8:40 तक हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारी क्लास रहती है डेली 3 से 3:30 तक। साइंस की क्लास सेट नंबर 1 हम कर चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। मिलते हैं शाम की वीडियो में 8 बजे। प्लीज़ टाइम से आप क्लास में आ जाइए, ज्वाइन करें क्लास को डेली। ओके, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।